झेलम नदी के 76 किलोमीटर एरिया में सरकार वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयारियां कर रही है और काम बड़े ज़ोरों से जारी है। कुछ ऐसे स्पॉट्स झेलम नदी के किनारे पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जहां पर काम लगभग मुकम्मल हो चुका है और हम इस वक्त झेलम रिवर फ्रंट के पास मौजूद है। यहां आप देख सकते हैं कि ये जटीज़ जो है यहां पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं। ये झेलम नदी का पूरा एरिया आप देख सकते हैं और जो 76 किलोमीटर का जो एरिया है जहां पर स्पीड बोट चलाने की बात की जा रही है, जिसके लिए काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन इसके बीच में जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, जीरो ब्रिज से लेकर अमीरा कदल ब्रिज तक करीबन 70 से 80 हाउस बोट्स है जो आप इन किनारों पर, झेलम नदी के किनारों पर देख सकते हैं। इनका ये मानना है कि जब स्पीड बोट्स चलेंगे, क्रूज़ जब यहाँ से गुजरेंगे, तो जो वो स्पीड बोट्स की जो लहरें होंगी वो कहीं ना कहीं इन हाउस बोटों को इफ़ेक्ट कर सकती है। उससे हाउस बोट में रहने वाले लोगों की जो चिंताएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी तस्वीर जो है बीती रात एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बोट के चलने से जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बोट झेलम नदी से गुजरी तो उसकी जो लहरें थी वो एक हाउस बोट के अंदर में चली गई। हाउस बोट जो है उसका बैलेंस खो गया और पानी सारा हाउस बोट के अंदर में चला गया, जिससे हाउस बोट में जो है काफ़ी नुकसान हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि घर के सभी लोग जो है वो सुरक्षित जो है बाहर निकल गए। लेकिन इनकी ये मांग है कि सरकार के इस फैसले से वो खिलाफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार यहाँ स्पीड बोट्स चलाना चाहती है, वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहती है, उससे पहले उन्हें यहाँ रह रहे हाउस बोट के जो मालिक है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना जो है बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की है और ये साफ तौर पर कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। तो ये फ़र्ज़ बनता है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कि वो यहाँ रह रहे लोगों के बारे में सोचें, उनके बच्चों, उनके भविष्य के बारे में सोचें। निसंदेह ही अगर सरकार यहाँ पर स्पीड बोट्स चलाना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सदियों से इस झील में, इस नदी में रह रहे लोगों के ज़िंदगी, उनके रोज़गार के बारे में सोचें। ये बड़ा एक सवाल जो है हाउस बोट ऑनर्स की तरफ से उठाया गया है। निसंदेह ही सरकार ने इससे पहले भी कई बार जो है झेलम नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने की योजनाएं बनाई। तब वक्त पर हाउस बोट ऑनर्स की तरफ से, इनके मालिकों की तरफ से काले झंडे लगाकर इस तरह की रैलीज़ की गई और तब ये काम जो है रोक दिया गया। लेकिन इस बार जो बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया गया है और जो सरकार जम्मू कश्मीर में एक नई डेवलपमेंट देखना चाहता है, कश्मीर को खूबसूरत बनाने के लिए, खासकर श्रीनगर शहर और झेलम रिवर को खूबसूरत बनाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं और इसके लिए काम बड़े ज़ोरों से पूरे झेलम नदी के 76 किलोमीटर एरिया में चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं हाउस बोट जो ऑनर्स है उनकी चिंताएं ज़रूर बढ़ गई है और वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने से पहले जो है उन्हें किसी जगह से जो है रिहेबिलिटेट करे, या तो डल लेक में या फिर डल लेक के कहीं दूसरे एरिया में, क्योंकि 76 किलोमीटर के इस एरिया में करीबन 3 से 4 किलोमीटर का एरिया ही ऐसा बचा है जहां पर सबसे ज़्यादा हाउस बोट है और जो इस सरकार के फैसले से सबसे ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार झेलम नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयारियां ज़ोरों से कर रही है और इसके लिए जगह जगह पर झेलम नदी में काम भी शुरू किया गया है। 76 किलोमीटर का ये सफ़र जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तय करने की योजना बनाई गई है, जो पांथा चौक से लेकर वलर झील तक का प्लान है। हम इस वक्त झेलम नदी के किनारे पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस झेलम नदी के किनारों पर जो है हाउस बोटों की एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और बोट्स की चलाने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं झेलम नदी में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि जब वो स्पीड बोट चलेंगे उनकी जो लहरें हैं वो सीधा हाउस बोट जो झेलम के किनारे पर है
ان کو इफेक्ट करेगी। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि करीबन 70 से 80 के आसपास ये हाउस बोट जो है झेलम नदी के एक पैच में लगे हुए हैं, इनको यहाँ से दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके लिए इन्होंने सरकार से भी जो है कई बार बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। लेकिन फ़िलहाल जगह जगह पर झेलम नदी में काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। काउंटर्स बनाए गए हैं, जेटीज़ जो है वो तैयार हो रही है और सरकार की ये योजना है कि बहुत जल्द जो है झेलम नदी में वाटर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो है फ़िलहाल हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी तरफ से ये मांग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक वो फरियाद लगा रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासी हैं, सालों से यहाँ झेलम नदी में रह रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ आते हैं और टूरिस्ट की ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से इनका रोज़गार चलता है। और अगर इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई या इनको यहाँ से रिहेबिलिटेट नहीं किया गया तो निस्संदेह ही जब इसमें स्पीड बोट्स चलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ये हाउस बोट जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और ऐसे में ये लोग फरियाद कर रहे हैं कि सरकार को उनकी बातों पर जो है गौर करना चाहिए। वो इस झेलम नदी में चलने वाले स्पीड बोट्स के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार जो भी योजना बना रही है, जो भी कदम उठा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो इन हाउस बोटों में रह रहे हैं, कम से कम उनकी रोज़ी रोटी का ख्याल और उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखने का हक तो सरकार को बनता है। इसलिए उनकी वो फरियाद है, उन्होंने वो सरकार के सामने रखी है। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि फ़िलहाल पूरे झेलम नदी में जो है काम जो है स्पीड बोट चलाने का वो बड़ी तेज़ी से जारी है। राम कादिर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, झेलम रिवर में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने की बात हो रही है और आपकी तरफ से भी कुछ डिमांड्स रखी गई है, या तो रिहेबिलिटेट किया जाए या फिर कोई और दूसरा ऑप्शन ढूंढे जिससे हाउस बोट की जो लाइफ है या जिसमें रहने वाले लोग जो है वो महफूज रहे। लेकिन जो तस्वीर हम ट्रांसपोर्ट शुरू होने से पहले देख रहे हैं, क्या सोचते हैं आप अगर झेलम में वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2021 में ये प्रपोजल पास हो चुका है। डी कॉम साहब थे उस वक्त, बजूरिया साहब, तब जब उन्होंने ये पास किया तो वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा रिवर झेलम में। हम ऑलरेडी फिर हमारी एसोसिएशन जो है, हमारे चेयरमैन साहब जितने भी रहे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, पूरी एसोसिएशन की टीम इस पर काम कर रही है। ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट की नोटिस में लाई है। सर अगर आप यहाँ से क्रूज़ चलाओगे, आप देख लीजिए सर, मैं पहले एक बात बताऊंगा, कल थोड़ा सा रिस्क्यू बोट यहाँ से तेज़ चला सर, बहुत तेज़ चला सर, और उसकी वजह से मेरा ये हाउस बोट कोलैप्स हो गया, इसमें पानी अंदर आ गया सर, ये कोलैप्स हो गया। जब क्रूज़ यहाँ से चलेंगे सर, आप देख लीजिए क्या हालात हो जाएगी हाउस बोट, उसकी लहरें इतनी उठेगी कहने की बात नहीं। अगर उनको क्रूज़ चलाना ही होगा, लेकिन पहले उनको हाउस बोट ओनर्स से बात करनी चाहिए। जो हमारी रोज़गार है सब इसी पर चलता है, हमारे बाल बच्चे इसी पर पलते हैं सर। अभी देखो सर, अगर उन्होंने क्रूज़ चलाया यहाँ पे तो ये हाउस बोट एक भी नहीं रहेगा यहाँ पे। किसी हाउस बोट का कीमत है 2 करोड़ रुपया, किसी हाउस बोट का कीमत है 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपया सर। तो हम ये गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहते हैं सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अपील करते हैं, यहाँ के ऑनरेबल सीएम साहब से भी अपील करते हैं, आप चलाइए, लेकिन हमारी बारे में, हमारी मुस्तकिबिल बारे में सोचिए। हमारी बच्चों की एजुकेशन भी ख़त्म हो जाएगी, हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी रोज़गार चल रहा है सारा हमें इसके ऊपर चल रहा है सर, इन हाउस बोटों के। जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हम रुपया 10 कमाते हैं, हाउस बोटों को रिनोवेट करते हैं, हाउस बोटों की मरम्मत करते हैं और हमारे अपनी बच्चों की पढ़ाई भी करते हैं। अगर आपको ये यहाँ से रिस्क्यू बोट चलाना होगा, लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा जो यहाँ के लोग इस वक्त रह रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो इतना सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी हम सफ़र बहुत से 89 से सफ़र कर रहे हैं सर। बार बार हमने थ्रू बाय मीडिया, थ्रू बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया, हमने गवर्नमेंट की नोटिस में ये लाई है सर। अगर आप चलाइए, वो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी बारे में सोचिए। एक तो हमें रोज़गार दीजिए सर। जैसे अगर कहीं पे कोई मकान होता है तो उस मकान को आप वहाँ से हटाते हो
उसको कंपनसेशन देते हो, उसका लैंड देते हो और उसको जॉब देते हो सर। बहुत सारे दुकान आपने उठाए सर, लेकिन उसके बदले उनको आपने उन लोगों को रोजगार दिया, उसके बदले उनको काम करने का मतलब दिया। अगर आप चलाने चाहते हैं, लेकिन पहले आप तब चलाएंगे जब हमारी जान चली जाएंगी। हमारे बच्चों पर गोली मतलब हमें मार दीजिए, हम इस वक्त भी मर रहे हैं, जिंदा मर रहे हैं, हम जिंदा ही मर रहे हैं दिन में 1000 बार। और अगर चलाना ही होगा, लेकिन पहले हमारे बारे में सोचना पड़ेगा आपको, अदरवाइज हमारी लाशों के साथ हमारी लाशें देखेंगे आप, हमारी बच्चों की लाशें आप देखेंगे। आप देख लीजिए 2023 में मेरा एक डूंगा रेजिडेंसी डूंगा बोर्ड था। 2023 से टिल डेट मैं लड़ रहा हूं, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, ना मुझे कहीं पे रेगुलेट किया गया, ना मेरे पास कोई लैंड है, ना मेरे पास कोई सहारा है। जो भी है यही इनकम ऑफ सोर्सेज में रहता। अब मैं ये कमर्शियल है, अब मैं इसमें टूरिस्ट भी बढ़ता था, खुद भी रहता था, लेकिन अफसोस है इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस सरकार के ऊपर। लोग मर रहे हैं जैसे मैं मर रहा हूं, जैसे मैं आपको हमेशा आंसू आता है वही जानता है, जिसके दिल में आग लग जाता है वही जानता है, जिसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप देख लीजिए मैं सड़क पर आ गया हूं। इससे पहले भी मैंने गुहार लगाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल सीएम साहब से, तमाम डोर टू डोर में गया, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ ना इंसाफी हो गई। आप देख लीजिए मैं कहां जाऊंगा, कौन मुझे देगा? आप मुझे देंगे 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद में क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वी आर सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। हम हिंदुस्तानी है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हमने बहुत मेहनत की, इस टूरिज्म पर बहुत मेहनत किया। और मैं एक बात बताऊं, आप देख लीजिए मेरी हालात क्या है। अब मुझे कौन अलाउ करेगा? मैं रोऊं ना और क्या करूं? चाहे पूरा दुनिया मेरा वीडियो देखे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरी फैमिली सड़क पर आ गई। इससे पहले भी 2023 में मेरा रेजिडेंशियल डूंगा डूब गया, मैं डोर टू डोर गया, टिल डेट मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब मैं नेशनल मीडिया से अपील करता हूं, हमारी आवाज जो है वो मोदी साहब तक पहुंचाए, वो होम मिनिस्टर तक पहुंचाए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ के वो उस तक पहुंचाए, ऑनरेबल सीएम तक पहुंचाए। आखिर में हम जाएंगे कहां? हम मर रहे हैं। मैं इस वक्त फाका कशी का शिकार हो गया। कौन देगा मुझे कोई नहीं देगा। मैंने गुहार लगाई गवर्नमेंट से, मुझे कहीं पे रेगुलेट करो। मेरे पास कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। इससे बेहतर है मेरी फैमिली को गोलियों से पूछ डालो, मेरे को पूछ डालो, मैं कौन देगा। मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन कोटीबाग का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और एसडीआरएफ टीम का और रिवर पुलिस का, जिन्होंने मेरा एसडीआरएफ वालों ने मेरा सामान निकाला, यहाँ पे रखा। सर पुलिस, आप मेरी आवाज ये मोदी साहब तक पहुंचना चाहिए, ये होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना चाहिए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये सीएम साहब तक पहुंचना चाहिए। मैं क्या करूं? ना मैं कोई साइड बिजनेस करता हूं, ना मेरे पास कोई और रोजगार है। जो था वही था, मैं सड़क पर आ गया। सर तारिक साहब, सरकार की तरफ से एक प्लान है कि वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए जालिम नदी में, जिसके लिए काम भी शुरू किया गया है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस है उसमें। क्या ऑब्जेक्शंस है कि जिस वजह से आप चाहते हैं कि या तो रिहेबिलिटेट किया जाए या फिर कोई और ऑप्शन है? आप देखिए कि जो अभी वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, इससे पहले भी था यहाँ पे, मगर वो मैनुअली था। अब ये मोटराइज ला रहे हैं, तो मोटर का जो वेव्स है वो इन हाउस बोटों को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि रात को यहाँ पे जब एक लड़का यहाँ पे डूब गया है, कल रात इनका कहना है, जो ऑनर है हाउस बोट का, इसने अपने हाउस बोट को मेंटेन करके रखा था, बट वेव्स की वजह से ये उलट गया कल रात को ही।
اس کے ویوز آ گئی تو یہ الٹ گیا. تو ہمارا یہی ہم وی آر ناٹ اگینسٹ دا ڈیولپمنٹ, ہم اس کے خلاف نہیں ہے, یہاں پہ اور بھی ترقی ہو, مگر کسی ایک کمیونٹی کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک تو بیوٹیفیکیشن کے نام کے اوپر یہاں اس جہلم کے اندر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہلم کیسا تھا, کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ بوٹ ہوا کرتی. بہت سے بوٹ وہ کارگو بوٹ تھا, ڈنگا بوٹ, ریزیڈنشل بوٹ, ہاؤس بوٹس, یہ زیادہ ہاؤس بوٹ یہیں پہ تھے. آہستہ آہستہ ریہیبلیٹیشن بیوٹیفیکیشن کے نام کے اوپر اس کمیونٹی کو ختم کیا ہے. ابھی 80 بوٹس ہیں یہاں پہ. ہماری یہی مانگ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ سٹارٹ کرو لال چوک سے کرو, نیچے یا ان کو کہیں پہ ریہیبلیٹیٹ کرو, ان کو پہلے ریہیبلیٹیٹ کرو پھر آپ ٹرانسپورٹ چلاؤ. جو بھی چلانا ہے, جتنا بھی فاسٹ آپ چلانا ہے, جیسے بھی چلانا ہے, وی آر ناٹ اگینسٹ دیٹ. یہ اچھا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ, بٹ ایک چیز ہے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کا کیا مستقبل ہے, ان کا آگے کیا سوچ. میں بولتا ہوں کہ مجھے کبھی رونا آتا ہے کہ دیکھ کے جو ایک چاڑم تھا جہلم ریور کا, وہ نہیں ہے ابھی بالکل گنے چنے ہاؤس بوٹ والے. اس کی وجہ سے ہم یہی اس کے خلاف ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے. ابھی تو مطلب بوٹ چلے بھی نہیں ہے, تو جب یہ ٹرانسپورٹ واٹر ٹرانسپورٹ شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد زیادہ خطرہ ہے ان ہاؤس بوٹ اس سے زیادہ خطرہ ہے, بہت زیادہ. دن بھر ویو چلے گی. آپ دیکھیں کتنی ساری ویوز آئیں گی تو یہ ان کی جو ان کا نیچے باٹم ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو ہاؤس بوٹس ہیں یہاں پہ ان کی کنڈیشن خراب ہے آلریڈی. اگر کنڈیشن اچھی ہوتی تو دیٹ دے کین مینیج اٹ, بٹ ان کی جو حالت ہے ابھی وہ بہت زیادہ خستہ ہے. اس بارے میں آپ نے سرکار سے کوئی بات چیت وغیرہ کی ہے؟ ہمارے چیئرمین صاحب نے پرسوں ہی پریس کانفرنس دی ہے, ڈور ٹو ڈور گئے اس معاملے میں, مگر ابھی تک کوئی آؤٹ کم نہیں آیا. وہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں نے بوتھس بھی بنائے ہیں ٹکٹس کے لیے ہر جگہ پہ. میں ابھی گیا تھا وہاں پہ, ایک جگہ پہ میں نے دیکھا وہاں بوتھ سے پہلے بنا, وہاں پہ ڈاگس تھے اس کے اندر جو بوتھ بنا ہوا ہے. مگر یہ اگر یہ وہاں سے سٹارٹ کریں گے زیرو برج سے, کیوں نہ ایک حصہ ان کے لیے چھوڑا جائے جو ہاؤس بوٹ یہاں پہ. باقی وہ کیا کرے, کیسے وہ اپنے آپ کو چلائے, کتنا فاسٹ چلائے, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. بٹ ان کے لیے ایک سیفٹی کون ذمہ دار رہے گا. کل ٹورسٹ اس پہ ہوں گے, آج بھی ٹورسٹ ہیں, ٹورسٹ بال بچ گئے. ہو ول بی دا ریسپانسبلٹی اگر کل کوئی نقصان یہاں پہ پہنچنا ہے, اس کے لیے ذمہ داری گورنمنٹ کو لینی ہے. اگر ان کو چلانا ہے مگر اس کے ساتھ سے سیفٹی لوگوں کی دیکھنی پڑے گی. جاوید صاحب, سرکار کی طرف سے جو پلاننگ ہے جس کے لیے کام بھی شروع کیا گیا ہے کہ جہلم ندی میں جو ہے واٹر ٹرانسپورٹ چلایا جائے گا, حالانکہ اس کے الگ الگ بیان سامنے آ رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے جموں کشمیر میں یہ, لیکن جو ہاؤس بوٹ یہاں جہلم ندی میں رہتے ہیں ان کی اس پر کیا رائے ہے؟ ہمیں اگر گورنمنٹ کو کچھ پلانز ہے, اچھے پلانز ہے لوگوں کے لیے, وہ اس کے لیے ہم آلویز ویلکم کرتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں ان کو کتنی مشکلات ان لانچوں سے پڑیں گے. کیا یہ سروائیو کر پائیں گے؟ اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کے لیے کچھ ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اگر کچھ ویسے بورڈس ہیں کہ جو بڑے بورڈس ہیں ان کو اگر ہو سکے تو ڈل لیک شفٹ کیا جائے. مطلب ایسے پلان ہیں. اس سے تو امپیکٹ اتنا پڑ جائے گا جیسے یہ بھی بوٹ معمولی یہ لہروں سے ڈوب گیا, پھر تو کوئی بوٹ سروائیو نہیں کر پائے گا. وہ بڑے بوٹ بھی نہیں سروائیو کر پائیں گے ان مطلب واٹر ٹرانسپورٹ سے, اتنی بڑی لہریں. کیونکہ وہ تو مانو ایک قسم کا جیسے ہائی وے پر وہ جیسے گاڑیاں چلاتی ہیں وہ ہائی وے پر چلائیں گے. حالانکہ کام تو شروع کیا گیا ہے بہت سارے جگہ پہ, ہم ویلکم کرتے ہیں. مطلب اس کو ہمیں کوئی آپتی نہیں, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہو, وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ. لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں, جو رہنے والے یہاں کے ہاؤس بوٹ والے ہیں, جو جن کے پاس کمزور ہاؤس بوٹ ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جو جن کے پاس اچھے ہاؤس بوٹ ہیں ان کو ڈل لیک شفٹ کیا جائے. اس میں کتنا کہ 5 یا 10 15 ہاؤس بوٹ ڈل لیک شفٹ نہ ہو, کیوں نہیں ہو سکتے. مطلب اور جو یہاں کے جیسے ابھی یہاں بولتے ہیں کہ ان لینڈ ٹرمینل بنائیں گے. یہ یہاں 150 سال سے رہ رہا ہے, تو یہاں کیا ان لینڈ بن رہا ہے. اب اس کو 150 سال کے بعد نکال دیں گے اور یہاں ان لینڈ یہ بنائیں گے ٹرمینل. مطلب یہ گورنمنٹ کو سب سے بڑی بات, سب سے اہم چیز یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کچھ مشکلات نہ آئے. اور باقی ہمیں ٹرانسپورٹ واٹر ٹرانسپورٹ سے کوئی یہ نہیں ہے, کوئی آبجیکشن نہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے اسٹیپس. کہاں سے کہاں تک یہ چلانا چاہتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ ابھی تو انیشل اسٹیج میں پانتا چوک سے آگے چلا دیں گے, اور اس کے بعد تو پھر یہ انکریز ہوتا جائے گا. یہ تو پورے مطلب جہاں بھی کشمیری واٹر باڈیز ہے سب میں
तो इस बारे में आपने सरकार से बात की, सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड मिला है? हम तो बहुत बार उमर अब्दुल्ला से मिले। हमने एक बार मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, उसका जो मुशीर है सगामी साहब, हमने उसको बताया कि हाउस बोट इन लहरों के बीच में, वो बोलते हैं कि तो हम उधर आहिस्ता चलेंगे। वो अपना जो ख्याल है, जो उसका अपने मन का ख्याल है, जो अपने वो रात को सोचता है, वही वो हमें सुबह बताता है कि वो ये बोलता है कि हम आहिस्ता चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि जब एक ट्रांसपोर्ट चल जाए और वो भी बड़े पैमाने पर, वो फिर आहिस्ता वाहिस्ता नहीं चलता है, वो फिर अपनी स्पीड से चलता है। क्योंकि गाड़ी जो भी स्टार्ट करता है उसको पता है कि मैं हर कोई माँ बाप बच्चे को बोलता है गाड़ी आगे चलोगे आहिस्ता, लेकिन जब वो स्पीड पकड़ता है फिर वो पान चौक से लेकर लाल चौक के बीच में कितने ऐसे हाउस बोट्स होंगे? करीब 60-70 हाउस बोट होगी, 60-70 हाउस बोट पंतब जो कि, क्योंकि हाउस बोट जीरो ब्रिज से लाल चौक तक है, उसके बाद हाउस बोट नहीं है, उसके ना उधर है ना इधर है। हाउस बोट जो मेनली है इसी एरिया में है। मतलब इसके बीच में से कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है? मतलब ये अच्छा रास्ता है क्या, जो कमज़ोर हाउस बोट है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और जो जैसे इसको भी रिहेबिलिटेट, मुझे पता अगर ये रेस्क्यू ना, अगर अल्लाह करे कि ये बोट रेस्क्यू हो जाए, अगर ना हो तो रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। क्योंकि रिहेबिलिटेशन तो प्लान वैसे भी गवर्नमेंट का, वो मतलब मुझे ये ख्याल नहीं हो रहा है कि सगामी साहब किस ख्यालात दुनिया में रह रहे हैं। इलेक्शन तो वो कभी मेरे ख्याल से जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना श्रीनगर में था ना सगवामी में। लेकिन असल में एक चीज़ है, हमें लोगों की उमंगों को देखना है, हमें लोगों के सेंटिमेंट्स को देखना है। हमें ये देखना है कि लोग न मर जाए। मतलब एक इंसान का अगर भले 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।